हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो आज हम करेंगे बीएसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है इसे देखेंगे। और ये जो प्रीवियस ईयर है देख सकते हैं 16/2/2015 को जो पीटी का परीक्षा हुआ था द्वितीय स्नातक स्तरीय का, उसी में पूछा गया ये प्रैक्टिस सेट है आपका। तो ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट होगा और आप सभी लोगों को पता है कि इसमें टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस एग्ज़ाम में बीएसएससी का जो एग्ज़ाम होगा इसमें टोटल 150 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न आपका 4 नंबर का होगा और हर एक गलत प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर जो है वो निगेटिव भी काटा जाएगा। यानी टोटल आपका एग्ज़ाम की बात करें तो 600 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। और जैसे ही आपका प्रीवियस ईयर समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों का स्टार्ट करेंगे। और सिलेबस का भी एक मैंने वीडियो बनाया है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। अपने सिलेबस के हिसाब से अगर तैयारी करेंगे तो तैयारी आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। और भीड़ से कहीं ना कहीं अगर बाहर निकलना है, भीड़ से अलग दिखना है आप लोगों को, तो आपको अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी जो है वो थोड़ा सबसे अलग करना होगा और मेहनत करने की ज़रूरत तो है ही। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए समान अध्ययन के प्रश्न हम देखेंगे। समान अध्ययन में जो प्रश्न है आपका, सबसे पहला प्रश्न है कि साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो साइलेंट वैली या फिर मुक घाटी जो है ये केरल राज्य में अवस्थित है और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा शांत वातावरण है, इसी के लिए इसे शांत घाटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है आपका कि गोवा जो है वो किस नदी पर अवस्थित है। तो गोवा किस नदी पर अवस्थित है ये देखिए। तो गोवा जो है वो आपका ये हो जाएगा, गोवा मांडवी नदी पर है। कहाँ पे है? मांडवी नदी, मांडोवी नदी पे अवस्थित है गोवा। गोवा अगर क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो भारत का सबसे छोटा राज्य है और दुनिया में अपने सुंदर समुद्री किनारे के लिए प्रसिद्ध है। यह पहले पुर्तगाल एवं उपनिवेश का एक क्षेत्र था जिसपे इसका राज रहता था पुर्तगाल का। और 19 दिसंबर, ये डेट याद रखिएगा, 19 दिसंबर 1961 से भारतीय प्रशासन को सौंपा गया था। और गोवा की राजधानी पंचिम ये मांडोवी नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। समदाब रेखाएं, ये प्रश्न हम आप लोगों को काफ़ी बार जब दरोगा का सेट चल रहा था उसमें भी बताए थे समदाब के बारे में कि समदाब रेखा क्या होता है। तो समदाब रेखा जो होता है, जहाँ पे किसी मानचित्र पर अगर सागर तल के बराबर घटाए हुए वायुदाब से तुलनात्मक रूप में समान वायुदाब वाले स्थान को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समदाब रेखा कहते हैं। और इंग्लिश में देखें तो आइसोबार कहा जाता है, इंग्लिश में से आइसोबार्स कहा जाता है। तो कभी कभी आप लोगों को इंग्लिश में हिंदी में लिखा रहेगा आइसोबार, ऐसे जैसे लिखा रहेगा आइसोबार करके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, सी लगा दिए। समान वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्र को समदाब रेखाएं प्रदर्शित करती है। 4 नंबर देखिए, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। तो कच्छ के रण में जो समाहित होती है वो लूनी है। लूनी का उद्गम स्थल अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी यानी अरावली पर्वत से है और ये जो है लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तय करके कच्छ के रण में क्या हो जाती है? समाहित हो जाती है। और ये जो है नमकीन नदी है। कैसी नदी है? नमकीन नदी है और यह धार मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। अगला 5 नंबर प्रश्न देखिए, डॉक्टर नरमन इन बोरलॉग किस देश से थे। तो डॉक्टर नरमन इन बोरलॉग जो हैं ये कहाँ से थे? तो इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी हैं और ये एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे और जिन्हें हरित क्रांति का पिता भी कहा जाता है। हरित क्रांति का पिता कहाँ के थे? अमेरिका के। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो आर्टिकल 17 जो है ये छुआछूत उन्मूलन यानी जातिवाद के आधार पर होने वाले भेदभाव से संबंधित है, जिसे अस्पृश्यता का अंत बोलते हैं, अस्पृश्यता का अंत कहा जाता है। तो आर्टिकल 17 में है। और बात करें आर्टिकल 18 का, तो आर्टिकल 18 जो है इसके तहत सभी प्रकार की उपाधियों का अंत है ना, उपाधियों का अंत है इसी में, आर्टिकल 18 में।
बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की निर्धारित है। इसकी गणना, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, इसमें ऑप्शन क्या क्या है, इसकी गणना जो है वो कैसे की जाती है। तो इसकी गणना जो है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, पहला ऑप्शन देखते हैं, पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना तिथि से की जाती है, गलत है। पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है, ये भी गलत है। पंचायत के निर्वाचन परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है। तो जब जब कोई चुनाव होता है तो चुनाव का जब परिणाम घोषित होता है तो उस तिथि से उसकी गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसके संदर्भ में? राज्यसभा के संदर्भ में। तो देखिए दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है। ऑप्शन सी में है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची के संदर्भक्त विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया। तो डी में दिया है कि धन विधायक राज्यसभा में लाया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा राज्यसभा के संदर्भ में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची के संदर्भित विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न देखिए कि राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रीय प्रतीक के कथन में दिया है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 है। किसका? हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? 2:3 सही दिया हुआ है। उसके बाद दिया कह रहा है कि सही नहीं है, तो ये सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में अरों की संख्या 24 होती है, यानी तीलियां जो होती है चक्र में इस तरीके से वो कितना 24 होती है, ये भी सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लोरिया नंदगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है, ये आपका कथन गलत है। और अगला देखते हैं, अगला है कि राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकेंड है, तो ये भी आपका सही है। ए, बी और डी सही है, आपका सी जो है ये गलत है। सी कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक लोरिया नंदगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है। तो ये जो है हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से, ठीक है। और मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं। कितने सिंह हैं? 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना मत प्राप्त होना चाहिए। तो लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में कोई उम्मीदवार अपनी जमानत राशि तब खो देता है जब उसे कुल मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में हुआ था। तो 1885 में कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था जो 1885 में हुआ था, ये हुआ था कहाँ पे? तो इसका जो आयोजन किया गया था ये किया गया था बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियो पूरा नाम है, ह्यूम है ना, ह्यूम पढ़ते हैं हम लोग, ह्यूम, स्कॉटलैंड ने बम्बई में किया था। ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। उन्होंने कहाँ किया था? बम्बई में किए थे। अगला है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है जिसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा होने चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 होगा। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है और इसके पास न्यूनतम 55 सांसद लोकसभा में होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिन बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 दिनों बाद। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हाथ से लिखा हुआ आवेदन मुखिया को समर्पित कर क्या कर सकता है? अपना त्यागपत्र दे सकता है। और आवेदन समर्पित करने में ये जो है लागू हो जाएगा 7 दिन बाद से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत में स्वतंत्रता के बाद
प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराई गई? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो संपन्न कराई गई थी ये कराया गया था 1952 यानी 1952 में। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर, कब? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक जो है ये लगभग 4 महीने चला था। और 25 अक्टूबर 1951 को पहला वोट हिमाचल प्रदेश, कहाँ पे पहला वोट? हिमाचल प्रदेश, कहाँ पे हुआ था? हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील में पड़ा था। उसके बाद है नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो नरेगा योजना का जो खर्च है ये जो किया जाता है किस तरीके से किया जाता है? तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए 90:10, यानी नरेगा योजना में जो खर्च केंद्र और राज्य का होता है वो केंद्र का 90 होता है और राज्य का 10 होता है, 10 अनुपात होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और युद्धों के कारण प्रभावित हुई? तो कौन सी योजना थी जो योजना अनावृष्टि और युद्धों के कारण प्रभावित हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जी तो कब? 1961, याद रखिएगा। से कब तक चला था? 1966 तक रहा था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और चीन 1962 ईस्वी में एवं पाकिस्तान 1965 ईस्वी से युद्ध होने एवं वर्षा न होने के कारण यह योजना अपने लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही। इसी कारण चौथी योजना 3 वर्ष के लिए स्थगित करके इसकी जगह पर 3 एक वर्षीय योजना लागू की गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना। 17 नंबर प्रश्न है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो बिहार में किसान सभा का स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कब किया गया था? 1929 में और इनके द्वारा किया गया था। और पुनः इन्हीं के द्वारा 11 अप्रैल 1936 को जो है अखिल भारतीय किसान सभा का भी स्थापना किया गया। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो नील दर्पण के रचनाकार का नाम क्या था? दीनबंधु मित्र थे। ऑप्शन नंबर सी। 1860 में प्रकाशित की गई थी नील दर्पण, जो नील की खेती करने वाले की दुर्दशा को इसमें बताया गया है। और इस पुस्तक के रचनाकार दीनबंधु मित्र हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गई कमिटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? बलवंत राय मेहता कमेटी, उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है शाह कमीशन, MC जोशी कमेटी, जस्टिन मुकुल मुदंगल कमेटी। तो पंचायती राज से जो संबंधित है उस कमेटी का नाम बताना है। तो पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति है। इस ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बलवंत राय मेहता जो समिति है ये भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए 1956 में समिति का गठन जो है वो किया गया था। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1957 में, यानी 1 साल बाद। और 1 अप्रैल 1958 को जो है यह लागू हो गया था बलवंत राय मेहता कमेटी के अनुसार पर पंचायती राज। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक भागीदारी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था लोक भागीदारी। 21 नंबर प्रश्न देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये 1985 में देना स्टार्ट हुआ था, 1985 में। और ये जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन इसमें दिया हुआ ऑप्शन है साहित्य, शांति, वीरता, प्रशिक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रीड़ा प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पुरस्कार खिलाड़ियों और टीमों को प्रशिक्षण प्रदान करने और उत्कृष्ट कार्य करने वाले जाने माने खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। तो ऑप्शन इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस
29 अगस्त को मनाया जाता है निम्न में से किनसे संबंधित है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। और यह किससे संबंधित है? तो ये भारत में हर वर्ष जो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये दिन जो है हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, कौन? मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है और इन्हें ही हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मैग्सेस पुरस्कार रामोन मैग्सेस के नाम पर दिया जाता है, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार की स्थापना 1957 में हुई थी और यह पुरस्कार जो है फिलीपींस, कहाँ के? फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की स्मृति और उनकी जयंती के अवसर पर 31 अगस्त को मनीला में प्रदान किया जाता है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, 12वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में, 22वां है, 12वां नहीं है, 22वें शीतकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित किया गया? तो 22वां जो शीतकालीन ओलंपिक है यह किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो सहारा रेगिस्तान जो है ये अवस्थित है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पे? अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से, कहाँ पे? अटलांटिक महासागर से ये लाल सागर है ना, लाल सागर तक 5600 किलोमीटर की लंबाई तक सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में कभी कभी आपको उत्तरी दक्षिणी करके भी दिया रहता है, तो इसलिए उत्तरी याद रखिएगा, अफ्रीका के उत्तरी में। अगला है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप जो है इसका संबंध हो जाएगा किस खेल से? इसका संबंध है फुटबॉल से। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। 27 नंबर प्रश्न देखिए कि वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है? तो 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता जो है ये कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी। इन दोनों को जो है 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो बिहू जो है असम का एक रंगारंग त्यौहार है। कहाँ का? असम का। और यह जो है साल में 3 बार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं पेरू की राजधानी। पेरू की राजधानी, तो पेरू जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जहाँ की राजधानी लीमा है। कहाँ है? लीमा। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ पर है? तो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है ये आपका स्थित हो जाएगा यूक्रेन के चेरनोबिल में। कहाँ पे? यूक्रेन के चेरनोबिल में स्थित है, जो कि 26 अप्रैल 1986 ईस्वी को वहाँ विश्व की अब तक की सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना हुई थी, जिसमें भारी संख्या में जान माल की क्षति हुई थी और इस दुर्घटना से सर्वाधिक प्रभावित बेलारूस हुआ था। अगला प्रश्न है जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की जो मुद्रा है ये हो जाएगा आपका, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है आपका एन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, जापान की मुद्रा एन है। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? तो ऑप्शन देखते हैं जो पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया भारत में चक्रवात, तो उसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो नीलोफर जो है, नीलोफर ये अक्टूबर 2014 में दक्षिणी हिंद महासागर में बना एक चक्रवाती तूफान था और यह हुदहुद है ना, हुदहुद चक्रवात से कम गति का था और ये जो था गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश को प्रभावित किया था, जिसके नामकरण का सुझाव पाकिस्तान ने दिया था। तो नीलोफर हो जाएगा। अगला है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये अंग्रेजी उपन्यासकार खुशवंत सिंह की है, जो 1956 में लिखा गया था। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है?
तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक जो हैं कौन हो जाएंगे? तो ये है एन ऑटोबायोग्राफी है, ये बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है किसकी? जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। कौन थे? अभी तक आप लोगों ने इसमें अनुमान लगा लिया होगा, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? तो भारत एक खोज ये कहाँ लिखी गई थी? तो अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान यह पुस्तक लिखी गई थी। और इसके जो लेखक थे इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसके लेखक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जो देश जाना जाता है वो क्यूबा है। क्यूबा जो है एक गणतंत्र कैरिबियाई सागर में स्थित द्वीपीय देश है। हवाना की यहाँ राजधानी एवं सबसे बड़ा शहर है। और क्यूबा को विश्व की चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो जल का घनत्व जो है वो सर्वाधिक किस तापमान पे होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आयतन 9% बढ़ जाता है जिसके कारण बर्फ जल के ऊपर तैरती रहती है ना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? यानी UNO का गठन कब हुआ था? तो UNO का जो स्थापना है ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और इस पे उस टाइम 50 देशों ने हस्ताक्षर होने के साथ इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है UNO का। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? तो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में गठन में शामिल रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, AU हुम जो थे यह एक ICS अधिकारी थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में शामिल थे 1885 में, और इन्हीं के द्वारा तो इसका गठन भी किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, म्यांमार की राजधानी। तो म्यांमार की राजधानी इसमें पूछा जा रहा है, तो कौन सी म्यांमार की राजधानी हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपिदाव। नेपिदाव जो है ये म्यांमार की राजधानी है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है। कौन? भीष्म साहनी। और यह एक प्रसिद्ध उपन्यास है और इसका प्रकाशन जो है 1973 ईस्वी में हुआ था, और 1975 ईस्वी में इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, और 1986 में गोविंद निहलानी इस पर एक फिल्म भी बनाई थी। अगला प्रश्न देखिएगा कि वर्ष 2013 से 2014 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी? तो 2013-14 का जो रणजी ट्रॉफी था ये जीतने वाला टीम कौन था? तो ये टीम जो था आपका कर्नाटक था, जो 2013-14 का जो रणजी ट्रॉफी था उसे जीता था, रणजी ट्रॉफी को। अगला प्रश्न है, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, जो कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 12 बजे रात्रि में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो क्लीमेंट एटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो RBI के वर्तमान गवर्नर ये पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें जो अभी तो शक्तिकांत दास है, लेकिन इस जब एग्जाम हुआ था उस टाइम का ये है, तो उस टाइम आप गेस कर सकते हैं कि उस टाइम ऑप्शन रघुराम राजन थे, तो इसलिए रघुराम राजन दिया, लेकिन अभी आप लोग वर्तमान में याद कर लीजिएगा शक्तिकांत दास, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है, प्रथम अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में हुआ था, और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो जयंती पटनायक थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो भारत और सबसे पहला प्रश्न कि पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच। तो कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत, जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है, इसके मूल प्रवर्तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे, जो कि 28 जून 1954 ईस्वी को नई दिल्ली में दोनों प्रधानमंत्रियों की बातचीत के बाद भारत और चीन ने संयुक्त बयान जारी किया और उसी से ये 5 सिद्धांत उभर कर आया। तो 1954 इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एस. स्वामीनाथन। आंग सान सू की, जो एनएलडी के नेत्री हैं, किस देश से संबंध रखती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार से संबंध रखते हैं आंग सान सू की। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी? तो महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था और ये कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1932 में। कब हुआ था? 1932 में, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और अंग्रेजी सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन के रूप में अनुमानित प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? गिर का वन जो शेर के लिए प्रसिद्ध है, यह गिर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है 52 नंबर, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा जो थे, ये किस रियासत से जुड़े हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रावणकोर, केरल के चित्रकार राजा रवि वर्मा 1848 से 1926 ईस्वी के बीच दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती हुई शकुंतला तथा नायर लेडी के लिए विश्व कला प्रदर्शनी में स्वर्ण प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा चुका है और इसके अतिरिक्त इनके अनुपम कृतियां भी हैं। तो इसमें इसका त्रावणकोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो बिहार में बहने वाली नदियों में अमरकंटक में जिसका वो सोन नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सोन नदी को सोनभद्रा शिला के नाम से भी जाना जाता है और ये जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूरब में स्थित है और इसकी लंबाई बात करें तो 784 किलोमीटर है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा हेनसोंग जो था एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था जो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। किसके काल में? हर्षवर्धन के शासन काल में आया था और यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था। और इसकी एक पुस्तक भी है। कौन सी पुस्तक है? CU की, है ना। ये पुस्तक भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है ये कांग्रेस के द्वारा जो पारित किया गया था, ये किया गया था, इसका ऑप्शन, इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर। देखिए 56 नंबर प्रश्न है कि यदि ए का वेतन बी से 25% कम है, तो बी का वेतन हम मान लेते हैं कि 100 है, अब इससे 25 कम है ए का, तो यानी 75 है, तो 100 में से इसको माइनस कर लेंगे तो 75 आ ही जाएगा। अब कह रहा है कि बी का वेतन ए से कितना अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है, तो 100 माइनस 75 करेंगे तो 25 रुपये आएगा। यानी कि अब इसे हमको परसेंटेज में निकालना है ना, इसको परसेंटेज में बताना है कि कितना अधिक है। तो 25 तो ये हमारा आ गया, तो प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिशत बराबर हम निकाल लेंगे इसमें 25/75 गुने 100। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 33.1/3% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देखिए कि एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता तो 10% हानि होती, तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होगा? तो कोई भी वस्तु जो निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, तो हमको नहीं मालूम है निर्धारित मूल्य तो x रुपया और क्रय मूल्य भी हमको नहीं मालूम है तो y मान लेंगे। x y वैल्यू पुट करके इसे हम बनाएंगे तो इसका आंसर जो आएगा ना वो 35% आएगा। इसका सॉल्यूशन हम अपने टेलीग्राम पे दे देंगे, आप लोग वहाँ से बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ आपको समझा देते हैं थोड़ा बहुत। यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े
प्रत्येक 14,000 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 15% लाभ होता है और दूसरा पर 15% का हानि बेचता है, तदनुसार पूरे व्यापार में उसे कितना। देखिए इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा कि इस ट्रिक में क्या है कि यदि दो वस्तु को बेचने पर प्रत्येक का विक्रय मूल्य और x% और लाभ का x% हानि होता है, यानी कि दोनों का अगर विक्रय मूल्य सेम है तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होता है, हानि होता है ना। तो हानि प्रतिशत बराबर जब करेंगे तो 15 पे ना कितना पे 15% की बात हो रही है, तो 15 का 15 बट्टा निकालेंगे प्रतिशत तो कितना आ जाएगा निकल के 2.25% इसका निकल के आ जाएगा आंसर, हानि हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर कि सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान इतना है, ठीक है। तो 3 दिन का औसत तापमान ना, तो कितना सोम मंगल और बुध तीनों का कितना है, तो इसे 3 से गुना कर लीजिएगा इस 40 को। मंगलवार बुधवार तथा गुरुवार का औसत 41 है, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये भी 3 दिन है। कह रहा है कि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है, तो सोमवार का कितना होगा। तो इसका हमारा जब इसको 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होगा, और 41 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 41 को तो आपका हो जाएगा 123 डिग्री। अब गुरुवार का टेम्परेचर हमको निकालना है, तो गुरुवार का कितना हो जाएगा, गुरुवार का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 42 डिग्री दिया हुआ है हमारे पास, 42 डिग्री टेम्परेचर गुरुवार का दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे कि मंगल और बुध का तापमान निकालेंगे। मंगल और बुध का जब टेम्परेचर निकालेंगे मंगल और बुध का, तो कितना हो जाएगा 123 माइनस 142, तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो 81 डिग्री जो निकल के आएगा, तो यही जो निकल के आया, तो ये तो निकल के आ गया मंगल और बुध का। अब हमको पता किसका करना है, सोमवार का टेम्परेचर मालूम करना है ना। तो सोमवार का जो टेम्परेचर मालूम करना है, इसे क्या करेंगे कि हमारे पास जो टेम्परेचर निकल के आया है 81 डिग्री और सोमवार का जो टेम्परेचर था 120, तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 39 डिग्री सेल्सियस निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि चीनी का मूल्य 10 रुपया गिर जाता है तो किसी घर में चीनी की खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाली व्यय और कोई गिरावट न आए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.1/9%। यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है, तब कक्षा में कितनी फीसदी लड़कियां हैं। तो लड़कियां का प्रतिशत क्या हो जाएगा, 16 कितना में, तो 16 + 9 प्रतिशत में, तो 100 से मल्टीप्लाई यानी 64% इसका निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर देखिए कि एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और उसे 1 मीटर में 8 पीस काटना है, तदनुसार पूरे कपड़े में कुल कितने पीस बनेंगे। तो पूरे कपड़े में ना उसको जो है वो पीस बनेगा 300 पीस बनेगा, जो आपकी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए डी इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जिन लोगों को दिक्कत होगा हम अपना ये एक्सप्लेनेशन डाल देंगे ग्रुप में, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बंदर गोलाकार खंभे पर जो कि 21 मीटर ऊंचा है और 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ जाता है, लेकिन अगले 3 मिनट में वो क्या होता है, फिसल कर नीचे आ जाता है, और बंदर को खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो 11 मिनट का उसको समय लगेगा। 64 नंबर प्रश्न देखिए कि यदि ए बी सी के बीच 680 रुपया इस प्रकार से विभाजित किए जाते हैं जिसमें ए को बी का 2/3 मिले और बी को सी का 1/4 मिले, तो उनमें उनको क्रमशः कितनी राशि मिली। तो इसे जब बनाएंगे ना, ऑप्शन सॉल्व करेंगे, तो इसका करेक्ट जो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर तीनों के बीच का राशि वो हो जाएगा 480। देखते हैं इसमें ऑप्शन देखिए कि कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन जो इसका हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 80, 120 और 480। यदि किसी 65 नंबर प्रश्न देखिए कि यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% बढ़ जाती है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5:2 निकल के। 3 कार की गति का अनुपात 2:3:4 है, तदनुसार उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात कितना होगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 6:4:3। एक कार्य पूरा करने में बी से 50% अधिक समय लेता है और यदि दोनों एक साथ कार्य करते तो उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन लगते,
तदनुसार यदि बी अकेले ही कार्य को करे तो कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। तो कितने दिनों में एक उस कार्य को पूरा करेगा, तो बी अकेले अगर उस कार्य को करेगा तो कितना दिन में कार्य को पूरा करेगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा। एक नल टंकी को पानी से 2 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने से पानी के रिसने के कारण टंकी जो है वो 2.5 घंटे में भरती है। उस हिसाब से टंकी कितने घंटों में खाली हो जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत सिंपल सा है, इसे आप लोग को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसे ऐसे बना लीजिएगा कि छेद 1 घंटे में खाली किया गया भाग कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 3 दूना 6 एक 7, यानी कि 1/, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि आसान हो, 7/3 या फिर 3/7 भी इसे लिख सकते हैं। और बराबर कितना दे, यहाँ पे हो जाएगा बराबर 1/, तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं तो निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन इधर निकल के आ जाएगा 1/2 माइनस 3/7, यानी कि 1/14, यानी 14 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। 69 कह रहा है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। तो जो हरे पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण करता है वो हरे रंग का क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट, यानी पर्णहरित, है ना, हिंदी में पर्णहरित इसको बोलते हैं। सूक्ष्मछिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो प्रोटीन ऊर्जा जो है वो कुपोषण का परिणाम है, ये क्यों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वालक्षय यानी मारमस। मारमस जो है ये प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग है। मारासमस बोलते हैं या फिर बाल क्षय भी इसे बोलते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। तो जी का मान जो सबसे ज़्यादा होगा ये कहाँ पे होगा, तो जी का मान सबसे ज़्यादा जो होगा ये होगा आपका अटलांटिक के कैंप में। कहाँ होगा, अटलांटिक के कैंप में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, घटता है, और पृथ्वी के ध्रुव यानी पोल पर इसका मान क्या होता है, महत्तम हो जाता है, और विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर जब जाते हैं तो न्यूनतम हो जाता है। तो पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, जबकि घूर्णन गति घटने पर इसका मान बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा कि किस स्थान पर होगा, तो अटलांटिक के कैंप, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिहत्तर नंबर प्रश्न है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो मधुमेह यानी डायबिटीज जो है ये किस चीज़ की कमी, डायबिटीज जो है ये चयापचय है ना, चयापचय जो होता है इससे संबंधित बीमारी का एक समूह है, जिसमें क्या होता है कि लंबे समय तक ब्लड में चीनी का स्तर यानी शर्करा का स्तर जो होता है वो बढ़ जाता है, और मधुमेह का कारण या तो अग्नाशय यानी पैनक्रियाज या फिर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, या शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को ठीक से जवाब नहीं करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैनक्रियाज या अग्नाशय। इबोला क्या है, तो इबोला एक वायरस है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इबोला क्या एक वायरस है जो एक अत्यंत घातक बीमारी का धारण कर लेता है, और इस बीमारी में शरीर में नसों में से खून बाहर आना शुरू हो जाता है, जिससे कि अंदरूनी रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है। अगला है घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, और यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा घेंघा रोग, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी क्षेत्र में। घेंघा रोग जो आयोडीन की कमी से होता है, यह क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादातर देखा जाता है। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, तो विटामिन ए जो है मुख्य रूप से लीवर में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न है कि मादा क्यूलेस मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। मादा क्यूलेस मच्छर, तो ये जो है फलेरिया रोग का, किसका, फलेरिया रोग का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है।
तो थायराइड ग्रंथि का स्थान अवटु ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली अंतस्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? अंतस्रावी ग्रंथि है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गला में। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्न में से क्या है? तो साधारण नमक जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं उस नमक का नाम पूछा जा रहा है, तो उस नमक का नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तारों का रंग निर्भर करता है, तो तारों का जो रंग है वो निर्भर करता है उनके टेम्परेचर यानी उनके तापमान पे। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग जो है ये कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखते हैं, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर। निम्नलिखित गौ प्रजाति में से कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? तो गाय की जो प्रजाति देसी नहीं है वो इसमें से कौन सी है? तो हॉलस्टीन फ्रीजियन ये नहीं है। बाकी गिर, रेड सिंधी, थारपारकर ये सभी जो प्रजाति है वो देसी है। वह 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 18, 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? तो इसका हम लोग किस तरीके से बनाते हैं प्रश्न? तो इस तरीके को प्रश्न को हम लोग 84 नंबर प्रश्न है कि वह 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एक किसान n गायों की झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटों को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को चौथाई, तीसरे को 1/5 और चौथे को 7 गायें मिलती है। तो n का मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, जब एक किसान है जिसके पास n गाय है, तो n गाय है, पहले बेटे को क्या करता है? हाफ दे देता है, यानी कि n का हाफ दे देता है। दूसरे बेटे को दे देता है n का 4th भाग, तीसरे को दे देता है n का 1/5 भाग और चौथे बेटे को दे देता है 7 गाय। तो इस तरीके से जब बनाएंगे, इस टोटल को ऐड करेंगे तो ऑप्शन आपका जो निकल के आएगा 85 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 140 निकल के आ जाएगा n का मान। अगला प्रश्न है 86 नंबर। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 60, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 120 शेष बचे? तो जब इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे सबसे माइनस करेंगे ना एक दूसरे से, तो आपका शेष जो बचेगा वो 10 बचेगा। ठीक है, शेष कितना बचेगा? 10 बचेगा। सबके बीच 10-10 का डिफरेंस है। तो जब इसमें 10 का डिफरेंस है तो क्या करना है सबको? अब जो संख्या है जैसे 48, 64, 90 इसमें विभाजित करना है, तो सबको क्या करना है? इस सब का एलसीएम निकाल लेना है आपको। और एलसीएम निकाल के जो संख्या आएगा और उसको क्या करेंगे, जो एलसीएम आएगा 100 और इस सब के बीच को 10 का जो डिफरेंस था उस दोनों को माइनस करेंगे तो निकल के आएगा 2870। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर। 7 संख्या का औसत 8 है। यदि उनमें एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है। तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर 16 निकल के आएगा। किन्हीं 2 धन पूर्णांक संख्या का एचसीएफ और एलसीएम 35 और 385 है। यदि पूर्ण संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसमें पहली संख्या गुने दूसरी संख्या करेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसौ गुने मौसौ, मौसौ गुने लौसौ करेंगे। तो पहली संख्या दूसरी संख्या में देखना है। तो हमारे पास यदि एक संख्या 77 दिया हुआ है तो मान लेते हैं पहली संख्या हमारे पास 77 है, दूसरी संख्या निकालना है और लौसौ गुने मौसौ, तो 35 गुने 385। जब इसको 77 से डिवाइड कीजिएगा निकल के आपका आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर जो निकल के आएगा वो 175 निकल के आएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में लिखी जाती है। प्रथम 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का 1001 है। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो क्रम में सजाना सबसे पहले पता नहीं है तो ए बी सी डी इस तरीके से आप आरोही क्रम में से सजा लें। जब आरोही क्रम में सजाने के बाद ए बी सी 385 दिया हुआ है और बी सी डी 1001 दिया हुआ है, तो इसे जब बनाएंगे इसका निकल का आंसर जो आएगा वो ए बराबर 5 निकल के आएगा। अगला 90 नंबर प्रश्न है कि यदि ए रेशियो बी बराबर 2:3,
B अनुपात C बराबर 4:5 और C अनुपात D बराबर 6:7। तो A और D का अनुपात आपको निकालना है। तो A और D का अनुपात इसमें 16/35। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। 91 देखिए, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 5 वर्ष बाद तो महिला और पुत्री की आयु का अनुपात कितना? 2 × 21 यानी 42 वर्ष है। तो फिर करेंगे, महिला की उम्र बराबर कितना हो जाएगा? 5/6 × 42, 35 वर्ष ये महिला की उम्र हो जाएगा। अब पुत्री का उम्र पूछा, तो पुत्री का उम्र कितना हो जाएगा? 42 - 35, 42 - 35 यानी 7 वर्ष पुत्री का निकल के आएगा। 5 वर्ष बाद दोनों का पूछा जा रहा है, तो 35 प्लस 5, तो ये माता का निकल के आएगा और पुत्री के साथ में 5 ऐड कर देंगे, तो यानी कि 35 × 5 = 40। माँ का कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, पुत्री का 12 हो जाएगा। तो इस दोनों का अनुपात निकल के आएगा 10:3। यदि 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं एक खेत की कटाई में 14 दिनों में पूरी कर सकते हैं, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई कितने दिनों में पूरी करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर 9 दिन निकल के आएगा। निकालिएगा आप लोग। उसके बाद है, एक मर्तबान में A तथा B द्रवों का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव 10 मिला दिया जाए, तो अब मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तदनुसार मर्तबान के आरंभिक मिश्रण में द्रव A की मात्रा क्या होगी? तो इसका तो लंबा प्रोसेस जाएगा, तो इसे आप लोग निकाल लीजिएगा और इसका हम एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे। तो इसका आंसर निकल के जो आएगा, हम आंसर सिर्फ बता देते हैं, 16 लीटर निकल के आएगा। ABCD 4 लगातार विषम पूर्ण संख्या का औसत 42 है, तो B एवं D का गुणनफल क्या होगा? B और D का गुणनफल पूछा जा रहा है। तो 4 सतत विषम संख्या का औसत कितना है? 42 है। तो दूसरी संख्या 42 - 1 41 हो जाएगा, और चौथी इसका निकल के आएगा 1845। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी 99 से ठीक ठीक विभाजित होती है? तो 99 से ठीक ठीक विभाजित होने वाली संख्या, तो इसका एक हम लोगों को याद होगा विभाज्य का रूप। तो उसने कहा, उसका क्या है कि कोई संख्या अगर 99 से विभाज्य होगी, यदि वह 9 और 11 से विभाज्य हो, तो देखते हैं कि इसके ऐड करने के बाद कौन सा ऐसा ये संख्या है जो 9 और 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिएगा अलग सबको ऐड करके, तो आपका ये वाला जो है ना 5 3 6 ये ऐड करेंगे ना तो 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 4/5, 6/7, 2/9, 9/11 और 3/8 को उनके मूल्यों के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर इसे कौन सा चौथा होगा? तो कुछ नहीं, इसे आरोही क्रम में आपको सजाना है। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए ऐसे भी नॉर्मल सजा सकते हैं, और अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप लोग इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। तो चलिए हम ऐसे ही करते हैं, डेसिमल में नहीं करते हैं, फिर ऐसे ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3/8 हो जाएगा, उसके बाद 4/5, उसके बाद 9/11 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 6/7। तो ये आपका आरोही क्रम में अवरोही क्रम में इस तरीके से हो जाएगा। तो चौथा नंबर पूछा जा रहा है, तो चौथा नंबर पे कौन आएगा? चौथा नंबर पे 6/7 आएगा। अगला प्रश्न देखिए 97 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा में 2/15वां भाग रेल द्वारा, 9/20 भाग कार द्वारा एवं शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी कर लेता है। तदनुसार उनकी पूरी यात्रा में कितने किलोमीटर? फिर से रिपीट करते हैं कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा 2/15वां भाग रेल द्वारा, 9/20 भाग कार के द्वारा एवं शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी कर लेता है। तदनुसार उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है? तो कुछ नहीं, सिंपल सा इसमें क्या करना है कि कुल पता नहीं है, एक्स कर लेंगे। जो जैसे जैसे हमको प्रश्न कर रहा है उस तरीके से सबको हम पहले बना लेंगे, ठीक है। 20 यानी 10 यानी टोटल एक्स हो जाएगा। अब सबको ऐड करेंगे ना, ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा निकल के, ऐड करेंगे और उसके बाद एक्स का वैल्यू निकालेंगे, 24 किलोमीटर निकल के आएगा इसका आंसर। 25 परीक्षा फल का औसत 18 है, प्रथम 12 का औसत 14 है, तब आखिरी 12 का औसत 17वां और 13वां परीक्षा फल कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 78 निकल के आएगा।
भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है। भाग से एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना होगा? भाज्य कितना होगा? तो भाज्य बराबर एक फॉर्मूला याद होगा कि भाजक क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। तो इस तरीके इस फार्मूला पे आप लोग निकालेंगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 5336। 100 नंबर प्रश्न देखिए कि एक रेखांकित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत इंजीनियर, मजदूर और प्रबंधक की प्रतिशत दर्शाता है। यदि इंजीनियरिंग की कुल संख्या 75 है तो मजदूर की कुल संख्या क्या होगी? तो इसे जब निकालेंगे इसमें से तो देखते हैं इसमें से किस तरीके से निकाल पाएंगे। हाँ, तो देखिए इसमें कह रहा है कि रेखांकित में बहुराष्ट्रीय कंपनी है। रेखांकित में बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ये जो पूरा इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसमें कि इंजीनियर है, मजदूर और प्रबंधक है। तो देखिए जो क्रॉस वाला है वो आपका, क्रॉस वाला जो है वो मजदूर है, जीरो वाला जो है ये आपका प्रबंधक और ये जो है आपका इंजीनियर है। तो सबका इसमें प्रतिशत दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल संख्या तो 75 है तो मजदूर की कुल संख्या क्या होगी? तो मजदूर की कुल संख्या क्या होगी? तो इंजीनियर का कितना है? इंजीनियर का हमारे पास 37.5% है, यानी कि 75% तो यही हो गया, 75 तो यही हो गया, 75% नहीं सॉरी 75 ये हो गया। उसके बाद बराबर 75 हो गया ना कुल संख्या ना, तो उस 75 में 35% तो ये है। फिर से करते हैं एक बार। इंजीनियर हमारे पास 37.5% है, यानी कुल हमारे पास 75 है, उसमें इतना है। तो कह रहा है मजदूर तो 50% कितना में? 75 में, तो उसका 37.5 गुने 50% करेंगे 100 निकल के आ जाएगा। 100 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 100 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अब यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट हो गया है। तो रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से अक्षर शब्दों की संख्या को चुनिए। तो देखिए इसका हम फटाफट आंसर बता देते हैं। अगर ऐसा कुछ लगेगा कि थोड़ा सा पजल टाइप का तो उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ये सब बहुत ईजी है, इसे विपरीत वाला है, आप लोग बना लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा देखते हैं 100 का 1, 100 का 1 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। भेड़ मटन, तो हिरन का संबंध किससे होगा? जिस तरीके से भेड़ का मटन से संबंध है तो हिरन का संबंध किससे होगा? तो हिरन का संबंध भी हो जाएगा वेनिजन से। मोची चमड़ा, तो दर्जी कपड़ा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सोशल को OCIALS लिखा जाता है तो डिवेन को क्या लिखा जाएगा? इसमें देखना है कि इसमें आपको किस तरीके से लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रिवेंट हो जाएगा। 104 का क्या हो जाएगा? RIVEND हो जाएगा। ठीक है, इसमें उल्टा जाना है आपको सबसे पहले, देखिएगा इसे करके हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 105 नंबर। 11 132 तो आगे क्या होगा इसमें भरना है। तो 11 32 कहने का मतलब कि 11 का स्क्वायर प्लस 11 कितना हो जाएगा? 121, फिर प्लस 11 करेंगे तो 132 हो जाएगा। तो अगला आपको देखना है। तो अगला में क्या, उस तरीके से अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे, उसी तरीके से 9 का स्क्वायर करेंगे प्लस 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81 प्लस 9, 81 प्लस 9 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास? 90 और एक 90 हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 और 90 20 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 106 नंबर। 1/9 रेशियो 1/81, तो 1/13 इसमें देखना है कि वाट के स्थान पे क्या आएगा 106 में। तो 1/9 81, तो किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। इसमें से शब्द संख्या अक्षर को चुनना है, शब्द कोश की तरह जैसे डिक्शनरी में होता है उस तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं। सॉरी, विषम को आपको छांटना है। देखिए इसमें दिया है ऑटोबायोग्राफी, नोवेल है, मलयालम है, डिक्शनरी है। देखिए ऑटोबायोग्राफी ये भी एक पुस्तक है, नोवेल भी पुस्तक हो जाएगा, डिक्शनरी भी एक पुस्तक होती है, लेकिन मलयालम ये क्या है? एक लैंग्वेज, एक भाषा है। तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा, अलग बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 108 नंबर देखिए, कह रहा है कि MIGE
XTQO, यानी इसमें से भी विषम छांटना है आपको। तो देखिएगा कि सभी ए को छोड़ के बाकी सभी में क्या है कि सभी के बीच के ना अंतर जो हो जाएगा, पहले +4 जाएगा, फिर +3, फिर +2, ऐसे घटते जाएगा। लेकिन ये जो है ना आपका बिल्कुल डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 109। 109 में कह रहा है कि 42 4, 48 6, 32 2, 15 5 किस तरीके से अलग है ये देखना है 109 में। देखिए कि पहली संख्या एक दूसरे से विभाजित हो रही है। देखिए 4 से 42 विभाजित होगा, नहीं होगा, लेकिन 6 से 48 होगा, 5 से 15 होगा, 2 से 32 भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ईयर 2012, ईयर 1998, ईयर 2005, ईयर 1997 सबसे कैसे अलग है। तो देखिए वर्ष 2012 ये जो है एक अधिवर्ष है, तो इसको काट के देखिए, सभी को काटेंगे ना 4 से, 2012 इसको 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 3 पन कट गया, लेकिन बाकी सब नहीं कटेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ग, समलंब, बेलन, समांतर, चतुर्भुज, तो ये सभी में किस तरीके से अलग है। तो देख सकते हैं कि ये सभी 4 भुजाओं वाली ज्यामितीय समतल आकृति है, जबकि बेलन क्या है आपका, बेलन एक सिलेंडर के रूप में होता है। नौका, पनडुब्बी, पोत, नाव, इस सभी में अलग क्या, पनडुब्बी हो जाएगा, क्योंकि पनडुब्बी के अलावा अन्य सभी क्या है, नौका, नाव, पोत, सब जल के ऊपर चलती है, गमन करती है। निम्नलिखित शब्द को डिक्शनरी वाला यहाँ पे शब्द आ गया कि डिक्शनरी की तरह आपको सजाना है। इसमें डिक्शनरी में जैसे हम वर्ड को पहले खोजते हैं, देखिए सब में पहले ई सब में कॉमन है, ठीक है, तो ई वाले पार्ट में सबसे पहले जाना होगा। सेकेंड स्थान पे यू 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 सब सेम है। आप देखेंगे कि थर्ड में क्या क्या सेम आ रहा है। तो थर्ड में सबसे पहले आपको पी आ रहा है, पहले जी आ रहा है, तो पहले ABCD में पी आता है, पहले जी आएगा, तो पहले तो जी आएगा, तो ऑप्शन आपका पहले ए हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए इस 3 में देखिए पी 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 सब में सेम है। अब देखते हैं पी के बाद ई है, यहाँ पे सब में एच है, तो पहले एच आएगा या पहले ई आएगा, तो पहले ई आएगा, तो दूसरे स्थान पे हो गया। अब आपके पास बच क्या गया, ये 3, यानी इस तीनों में एच 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 कॉमन है। अब देखिए इस तीनों में सबसे पहले क्या आएगा, आर आएगा, ओ आएगा, ओ आएगा, तो ओ आएगा या आर आएगा, तो पहले ओ आएगा, तो पहले ओ आएगा, तो इस ओ में भी 2 ओ है, तो इस दोनों को काट देंगे, फिर एन एन भी दोनों में सेम है, तो पहले आई आ जाएगा, तो ये आपका तीसरे स्थान पे हो जाएगा, फिर ये चौथे स्थान पे हो जाएगा, ये 5वें स्थान पे हो जाएगा। तो पूछ रहा है इसमें सजाना है, तो इसमें किस तरीके का क्रम हो जाएगा, 3 2 1 4, इसका सॉरी 4, इसका क्रम जो हो जाएगा 4 4 2 4 2, उसके बाद 3 5 1 हो जाएगा, 4 2 3 5 1 सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से कौन से विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम को दर्शाता है। तो सार्थक क्रम को दर्शाता है, ये देखना है, अवशोषण, पाचन, पोषण, उत्सर्जन। तो पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन और पोषण, ये इसका पहले हो जाएगा पोषण, पहला हो जाएगा पोषण, उसके बाद हो जाएगा पाचन, पाचन पोषण, तीसरे स्थान पे आपका आ जाएगा अवशोषण, और चौथे स्थान पे उत्सर्जन आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा 3 2 1 4, 3 2 1 4। अब यहाँ पे 115 से 118 में आपको देखना है, लुप्त अक्षर को ज्ञात करना है, ठीक है, तो ये आंसर बता देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि सब इजी है। क्वेश्चन देख के ही लग रहा है कि बहुत आसान है ये सब, तो देख लीजिए, इसका बी आंसर हो जाएगा। 116 का आंसर जो हो जाएगा, 116 का बी हो जाएगा, 117 का सी हो जाएगा, और 118 का क्या हो जाएगा, 118 का हो जाएगा आपका बी, 162। अब 119 नंबर देखिए, इस छोटा कर लेते हैं, और 119 का ऑप्शन देख लेते हैं हम कौन सा हो जाएगा, डी इसका ऑप्शन होगा, और बाकी एक्सप्लेनेशन हम डाल देंगे अपने ग्रुप में, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। 120 नंबर देख लीजिए, 120 नंबर क्या कह रहा है, आपको करना क्या है, इसका आंसर देख लीजिए, इसमें से लुप्त संख्या ज्ञात करना है 120 में भी, और इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 30 निकल के आएगा। अब आपका 121 से लेके 124 तक का सेम प्रश्न है, और इसमें भी सही विकल्प को चुनना है, आपका क्रम वाइज दिया हुआ है, यहाँ पे लुप्त अक्षर को ज्ञात करना है। तो 121 में आपका हो जाएगा बी, 28 आएगा निकल के। 122 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, 122 का सी हो जाएगा, और 123 का क्या हो जाएगा,
123 का डी हो जाएगा 728। 124 का हो जाएगा 124 का हो जाएगा ए। 125, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 125 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, ए बी बी ए बी हो जाएगा। 126 नंबर का हो जाएगा डी और 127 का हो जाएगा ए। 128 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 129 नंबर है, इसका ए हो जाएगा और 130 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर ए हो जाएगा। 131 कूट शब्द दिया हुआ इसमें लिखना है आपको, बी हो जाएगा इसका। 132 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 133 का हो जाएगा 990, डी हो जाएगा इसका। और 134 नंबर, 134 का क्या हो जाएगा? डी। 135 का देखिए, 135 में आपका यहाँ पे डाई से संबंधित प्रश्न है और इसमें आपको देखना है तो इसका सी हो जाएगा आंसर 2। 136 का आंसर बी हो जाएगा। 137 में कह रहा है कि एक कूट भाषा में रेड को इतना लिखा जाता है, ग्रीन को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए 137 का आपका आंसर बी हो जाएगा। अब 138 नंबर प्रश्न है कि कितने त्रिभुज इसमें होंगे, तो इसमें त्रिभुज आप काउंट कीजिएगा। त्रिभुज काउंट करने पर आपको आ जाएगा 22 या अधिक आ जाएगा उससे। नीचे दिए गए आरेख में कौन से अक्षर उन विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व करते हैं जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल हॉकी भी खेलते हैं? तो देखिए इसमें से क्रिकेट के साथ हॉकी और फुटबॉल भी खेलते हैं, तो ऐसा कौन सा बच्चा है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, छोटा करते हैं ताकि समझ में आए, 139 का। तो कौन सा बच्चा है वो आपका हो जाएगा एस जो है वो सभी गेम खेल रहा है, सी हो जाएगा। अब 140 से 141 आपका स्टेटमेंट वाला प्रश्न है और इसे अभी करना आसान है, थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ 140 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद दिया हुआ 141 नंबर प्रश्न है और 141 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 142 में दिया हुआ है कि मानव पक्षी पशु, तो देखिए मानव पक्षी और पशु, तो इसमें क्या हो जाएगा 142 का? तो सी हो जाएगा। देखते हैं इधर, सी हो जाएगा इसका आंसर। फल सेब संतरे, तो फल के अंदर सेब और संतरे भी आ जाते हैं, तो फल के अंदर सेब और संतरे आते हैं, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 143 का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक दर्पण एमएन रेखा पर रखा जाए तो आकृति में कौन सी आकृति दिखाई पड़ती है? ये दर्पण मिरर से संबंधित प्रश्न है, तो इसे आप लोग देखिएगा। मिरर आईना को यहाँ पे जब हम रख के देखेंगे तो ये वस्तु हमारा क्या उल्टा दिखेगा, ये ऊपर दिख रहा है, नीचे हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 144 का सी हो जाएगा। देखिए तो सी में सेम फिगर है, बस ये ऊपर है और ये नीचे हो गया है। अगला प्रश्न है 145 में, इसमें भी दिया हुआ प्रश्न आकृति दिया हुआ, इसे मिलाना है। आगे देखना है आपको क्या हो जाएगा। देखिए ये ऊपर रंग रहा है, फिर इधर आके साइड में हो जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, तो कौन अब इस बक्स के साइड में जाएगा? ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है, तो ये इसके साइड आ जाएगा। तो इसमें से आकृति कौन सी आपकी हो जाएगी, ये देखिए, तो आपकी आकृति ये ए बता रहा है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न आकृति दिया हुआ है, इसमें छांटना है। तो देखिए सबसे पहले ये तो हो जाएगा हाफ, ठीक है। अब आपका ऐसे हो जाएगा, है ना, ऐसे इस तरीके से। तो कौन सी आकृति सेम मैच कर रही है? 146 का, तो वही इसका आंसर हो जाता है, ये सी वाली हो जाएगी। 147 में देखिए आकृति को पूरा करना है, तो ऑब्वियसली ये इस तरीके से हो जाएगा। देखते हैं इधर कौन सी आकृति है यहाँ पे, 147 की, तो ये सी वाली जो है ना मैच कर रही है। अब 148 में भी सेम चीज़ है आपका, 148 का, तो इसका डी हो जाएगा। 149 में हो जाएगा बी। एंड लास्ट प्रश्न है रीजनिंग का, ये 50 नंबर, तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसे शब्द बनाना होता है। इसे जब शब्द बनाइएगा ना तो इसमें हम देखना पड़ेगा, ये शब्द मैंगो दिया हुआ है और इस दोनों में से देखना है कि मैंगो को लिखने पर क्या क्या आएगा।
तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ना वो सी हो जाएगा। तो ये 150 प्रश्न का सीरीज था प्रीवियस ईयर, जो आपका समाप्त हो गया है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर सेट के साथ, जो आपका 23/2/2015 में जो द्वितीय स्नातकोत्तर पीटी की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था उससे संबंधित प्रीवियस ईयर लेके आएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।